जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 15 जनवरी 2024 और 15 जनवरी 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पर मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। आप सभी अपने साथ कॉपी पे लेकर के बैठे और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आप उसे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा और हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन का आगाज करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, लाई चिंग-ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लाई चिंग-ते हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। तो ताइवान को नया राष्ट्रपति मिल गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताइवान एक विवादित जगह है। जो चाइना कहता है ताइवान उसके कब्जे में है। तो ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंग-ते। अब आई समझते न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, पोलैंड के, फ्रांस के। तो देखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं इनका क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन नाम है। क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन। मेरे साथ नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बताता चल रहा हूं। देखिए पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है इनका? डोनाल्ड टस्क हाल ही में यहाँ के पीएम बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस के पीएम कौन बने हैं तो इनका नाम है गैब्रियल। क्या नाम है इनका? गैब्रियल नाम है। क्या नाम है इनका? गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल अटल नाम है। क्या नाम है? गैब्रियल अटल नाम है। तो सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को भी समझ लिए। अब भाई वापस आते ताइवान के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं लाई चिंग-ते जो नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ताइवान ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, देखिए ताइवान में जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है आप इसे बोलते हैं डीपीपी। तो डीपी पार्टी के ये उम्मीदवार है और मौजूदा उपराष्ट्रपति भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है लाई चिंग-ते। तो ये राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने वोटों से जीते हैं तो लगभग 50 लाख से अधिक वोट इन्हें मिले हैं। जो टोटल वोट का परसेंटेज था वो 40% से अधिक था। और जो कु ओमितांग है, जो कैंडिडेट है हुई ई ओ को, कु ओमितांग के कैंडिडेट हुई यू ई है, उनको 33% का वोट मिला है। देखिए यहाँ पे ताइवान की बात आई तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ताइवान की लोकेशन तो बता दीजिए, ताइवान कहां पर है? तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ताइवान कहां पर है, कहां पे इसकी लोकेशन है। मैं एक एक करके समझा रहा हूं। आप यहाँ पे चाइना को देख पा रहे हैं, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। और चाइना की ठीक आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है वो है ताइवान का। ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, काफी विवादित क्षेत्र है। ताइवान को जो चाइना है अपना हिस्सा मानता है और हमेशा बोलता रहता है और ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे देश इसके साथ है, भारत भी ताइवान के साथ है। भारत के जो रिलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये ईस्ट चाइना सी, अगर आपने नाम सुना है। आप साउथ में जाएंगे तो साउथ चाइना सी है। और इधर देखेंगे ताइवान पर तो प्रशांत महासागर है। आपको ऊपर एक देश देखने को मिलेगा जो कि जापान है। जापान के ऊपर साउथ कोरिया है और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है। आप ताइवान के नीचे देखेंगे तो फिलीपींस है। तो यहां पर आपको पूरी तरीके से लोकेशन के बारे में पता चल गया ताइवान कहां पर है। अब आइए ताइवान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को समझते हैं। तो ताइवान की कैपिटल देखते हैं। तो ताइवान की कैपिटल ताइपे है और यहाँ पे जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं चाइना है और चाइना के ठीक बगल में ताइवान है और ये हमेशा अपना हिस्सा मानता है। और हालांकि बहुत सारे देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ताइवान इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। अब भारत और ताइवान के रिश्तों के बारे में आइए गौर करते हैं। तो जुलाई 2023 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने का ऐलान किया है। कहां पर? मुंबई में खोलने का ऐलान किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ताइवान और भारत के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो चाइना इसके एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना कहता है ये वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान इसका हिस्सा है, भारत को ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। और वन चाइना पॉलिसी का मतलब यही है ताइवान जो है चीन से अलग देश नहीं है बल्कि चीन का ही प्रोविंशियल हिस्सा प्रांत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने पहली बार कब
1995 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोला था, दिल्ली में खोला था, और दूसरा सेंटर 2012 चेन्नई में स्थापित किया, और तीसरा मुंबई में स्थापित होने वाला जो मैंने आपको बताया है। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को यहां पे डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है और टोटल 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2009 से प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है शेरिंग टोब्गे। क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे। फेलिक्स सेसिकेदी कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति जो सिंगापुर के कौन है? ये है थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है? थरमन शनमुगरत्नम नाम है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, और आज है 15 जनवरी 2024। डेली आपकी जो क्लास होगी वो सुबह 6 AM पर होगी। हम एक क्रांति के साथ चल रहे हैं, अब हर घर करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस क्लास की जो विशेष बात है आइए जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। आपका समय बर्बाद नहीं करते, 1.5 से 2 घंटे का समय नहीं लेते, केवल आधे घंटे की क्लास होती है। अगर आपने आधे घंटे की क्लास देख ली डेली, तो आपको पूरा ब्रह्मांड एक ही आधे घंटे में दिख जाएगा। करंट अफेयर सॉल्यूशन स्टैटिक जीके यहाँ की स्पेशल बात है। क्लास नंबर 775 है। 775 दिनों से आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैंने पढ़ाया है। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दोस्तों, ये लाइन जो है अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल सत्य है, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं, आप दूसरों पर दोष नहीं मढ़ते हैं, तो आप उसी दिन से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हो तुम अपनी वजह से हो। तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तुम्हारी वजह से, जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी वजह से। इसलिए आज से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट कर दो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है? हमेशा रोते मत रहो कि ये नहीं है वो नहीं है। दुनिया के हर इंसान के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो भी है उससे आगे बढ़ो और अपनी सफलता को प्राप्त करो। स्टडी कर एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड कर लेना। यहां पर आप डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाओगे तो डेली आपको पीडीएफ मिल रही है डेली करंट अफेयर्स की, और भी स्पेशल पीडीएफ्स के लिए आप ई बुक सेक्शन पर चले जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए यहां पर अपडेट करता रहता है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप कल ये वीडियो देखना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? डॉक्टर प्रभा अत्रे हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो दोस्तों, डॉक्टर प्रभा अत्रे हमारे बीच में नहीं रही। यह एक शास्त्रीय गायिका थी। 2022 में इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को, जो कि क्लासिकल सिंगर थी। यहां से आप इमेज को देख पा रहे हैं। पुणे में इनका निधन हो गया है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस घराने से संबंध रखती हैं, तो आप बताएंगे शी बिलोंग्स टू किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से बिलोंग करती हैं। बहुत सारे पुरस्कार मिले। 1990 में पद्मश्री मिला है, 2002 में पद्म भूषण मिला, 2022 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संगीत के अलावा और भी मल्टी टैलेंटेड थी ये, जैसे शी वॉज एन रिसर्चर, शी वॉज एन कंपोजर, शी वॉज एन टीचर ऑल्सो। तो बहुत सारी फील्ड से बिलोंग करती हैं प्रभा अत्रे। आइए परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बताता हूं हाल ही में हुए निधन के बारे में। हाल ही में वीनू का निधन हुआ, हमने कल ही पढ़ा था। यह एक फिल्म मेकर थे। हाल ही में हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया है। उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, इनका संबंध संगीत से था। विजयकांत का निधन हो गया, जो कि तमिल सुपरस्टार और राजनेता थे। दोस्तों, भारत रत्न पद्म पुरस्कार की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात आ रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, इसमें कैश प्राइज नहीं मिलता, ये सम्मान है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई, पहला। दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। इनको आप क्रम से याद रखिएगा। आइए चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो फ्रेंड्स, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को फ्रेंड्स मनाया जाता है
कौन सा दिवस? ये है विश्व हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये है के.एम. करियप्पा जी, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। तो 15 जनवरी 1949 को हुआ क्या था? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार को संभाला था। और ये किनके स्थान पर आए थे? फ्रांसिस बूचर से इन्होंने पदभार संभाला था। और इसी दिन को याद किया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो सैनिकों के बलिदान के लिए यह दिन याद किया जाता है और 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, फ्रांसिस बूचर की बात करें, ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि 76 नंबर का सेना दिवस समारोह ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो इस बार लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और 75वां पिछला जो आयोजित किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। और ऐसा दूसरी बार मौका है कि दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है, ऐसा दूसरी बार मौका है। पहली बार बेंगलुरु में हुआ था, दूसरी बार यूपी में हुआ था। तो दूसरी बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे रक्षा बलों के प्रमुखों की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरे फुली अपडेटेड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो कौन होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान जी हैं, जो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले नंबर के बिपिन रावत जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? एमवी सुचिंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि सिंह है। नौसेना के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। और भारतीय तटरक्षक के डीजी हैं राकेश पाल जी। कौन है? राकेश पाल जी। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स, दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में किया गया। कहां पर किया गया? दुबई में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। अब यहां पे अन्य ऑप्शन से एक बार उससे भी जान लेते हैं। तो जोहानसबर्ग कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है। और 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो कहां पर हुआ है? जोहानसबर्ग में हुआ। कहां पर हुआ? जोहानसबर्ग में हुआ। 2024 का सम्मेलन कहां पर होगा? तो इस साल रशिया में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? रशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर नागासाकी की बात करें तो जापान में नागासाकी है। यहां पर G7 सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? G7 सम्मेलन जापान में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा जो जाकार्ता है यहां पर क्या हुआ? तो 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। जाकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन के बारे में जानते हैं। तो इसका आयोजन दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ? दुबई में हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में क्या क्या मकसद है? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत जो है, अगर आप पुराने जो चिकित्सा पद्धति पे फोकस करेंगे तो पहले लोगों को जो है आयुर्वेद से ठीक किया जाता था, योग से ठीक किया जाता था। तो आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को यहां पर क्या किया जा रहा है? शोकेस किया जा रहा है। भारत की जो पुरानी पद्धति है उसको यहां पर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हम बिना जो अंग्रेजी दवा के भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, जिसमें लोगों का नुकसान नहीं होता है। तो यहां पर ये रिलायबल हेल्थ सिस्टम है, इसे यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला जो यहां पर पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और इस बार दुबई में हो रहा है। 2023 में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था पारंपरिक चिकित्सा पर, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, जिसका आयोजन डब्ल्यूएचओ ने किया था। ठीक है, ओके। इस बार जो आयोजन दुबई में हो रहा है वो कौन करा रहा है, तो भारत मंच और आयुष मंत्रालय करा रहे हैं। बहुत सारे देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से। तो लगभग यहां से 1500 से अधिक विशेषज्ञ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को समझेंगे और वो भी इसे यहां पर एक्सेप्ट करेंगे। परीक्षा संजीवनी में आइए जानते हैं मेजर कॉन्फ्रेंसेस जो हुए हैं। COP20 शिखर सम्मेलन, COP28 कब हुआ, तो दुबई में हुआ। COP29 बाकू में होगा, अजरबैजान में होगा। विश्व निवेश सम्मेलन कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में। हेमफेस्ट 2023 कहां पर हुआ, अहमदाबाद में। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटपाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में हाल ही में स्थापित किया गया। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट, तो अटपाडी संरक्षण रिजर्व कहां पर, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। कहां पर, कर्नाटक राज्य में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं लगता कर्नाटक बोल दिया, इसको आप हटाइए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र, आप इसे सही करिए। ठीक है, अटपाडी जो है वो कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। तो अटपाडी संरक्षण रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है, इसे आप हटा दीजिए। कर्नाटक, इसे सही कर लीजिए। मैं इसे हटा ही देता हूं क्योंकि आपकी इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको याद रखना है कहां पर हो रहा है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हो रही। अब आइए जानते हैं क्या है ये। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो सांगली जिला है, सांगली जिला महाराष्ट्र में आता, वहां पर अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगली कुत्तों, भेड़िया, सियार और लोमड़ी, ऐसे बहुत सारे जो लुप्त प्राय कैनिड परिवार हैं, उनको यहाँ पे बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, इन प्रकार के जानवरों को सुरक्षित करने के लिए सांगली जिले में अटपाडी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते जो अभी घटित हुई हैं। तो महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू किया किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। अगर आपसे मैं पूछूं कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो सुरेश वाडकर को मिला है और महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें प्रदान किया है। ठीक है, हाल ही में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। किसने किया है, पीएम मोदी जी ने किया है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किसने स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र सरकार ने इसका क्रियान्वयन किया है। दोस्तों महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को यहां पे डिस्कस करते हैं। तो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है, महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये सब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्रियों में हम जानेंगे व्यक्तियों के लोकप्रिय जो उनके पॉपुलर उपनाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपसे पूछूं कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये खान अब्दुल गाफर खान को। राष्ट्रपिता तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं राष्ट्रपिता किसने कहा था। बापू भी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नरोजी को कहा जाता है। आयरन मैन भारत के बिस्मार्क कहे जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। शांति पुरुष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ईयरली ई बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है, उपलब्ध है। आप जा करके इसे अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की ईयर बुक, एक साल का ईयर बुक हमने यहां पर, और मंथली करंट अफेयर भी दिसंबर का लॉन्च हो गया है। ये स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। लगभग 321 पन्ने की हमने ई बुक बनाई है, कुछ भी जानकारी आपकी नहीं छूटेगी। आप ई बुक सेक्शन में जाना, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युवा निधि योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है। युवा निधि स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट,
तो युवा निधि स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहां पे स्टार्ट हुई है? कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुई। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। तो अभी ठीक यही प्रश्न मिसलीड हो गया। ठीक मैंने इसके पहले कर्नाटक टिक किया था, तो मैंने पूरा याद किया है, तो वो कोरिलेट हो गया। महाराष्ट्र में की जगह कर्नाटक मैंने टिक कर दिया था। ये अगला यही प्रश्न था। ठीक है, अब देखिए त्रिपुरा की हम बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा में एक योजना स्टार्ट हुई है जिसे हम बोलते हैं लर्न विथ अर्न। कौन सी स्कीम स्टार्ट है? बच्चों को यहाँ पे, छात्रों को पढ़ाया भी जाएगा और फिर साथ में कमाई भी कराई जाएगी। लर्न विथ अर्न योजना कहां पे स्टार्ट हुई? त्रिपुरा राज्य में स्टार्ट हुई है। चिराग योजना कहां पे स्टार्ट हुई है? हरियाणा में। चिराग योजना कहां पे स्टार्ट हुई है? हरियाणा में चिराग योजना चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में जो योजना है वो है दिदिर दिदिर सुरक्षा कवच योजना स्टार्ट की गई है। और कल ही मैंने आपको एक योजना पढ़ाई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए पश्चिम बंगाल में वह योजना कौन से स्टार्ट हुई है जो मैंने आपको अभी हाल ही में एसटीएससी के लिए पढ़ाई थी। उनमें फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है वो सिद्धारमैया है। उन्होंने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। तो इसका मकसद क्या है? तो यह योजना जो है, इसका मकसद है कि 3,000 रुपए जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है उनको देना, और साथ में 1,500 रुपए जो डिप्लोमा धारक हैं उनको यहां पे प्रदान करना। और ये कहलाएगा मासिक बेरोजगारी भत्ता। क्या कहलाएगा? मंथली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी जो बेरोजगार हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। ग्रेजुएटेड को 3,000 रुपए और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को 1,500 रुपए हर महीना मिलेगा। केवल 2 साल के लिए यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी तो तुरंत ये आपका जो भत्ता है खत्म हो जाएगा। दोस्तों, परीक्षा संजीवनी में इंपॉर्टेंट योजनाओं को डिस्कस करते हैं। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार में स्टार्ट हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी में स्टार्ट हुआ। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? विच कंपनी हैज बॉट 100% स्टेक इन कैपिटल फूड्स कंपनी? तो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इसे एक्वायर किया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इसे एक्वायर कर लिया है। किसे? कैपिटल फूड्स कंपनी के 100% स्टेक को एक्वायर किया है। तो दोस्तों, यहां पर 5100 करोड़, अगर आपसे पूछा जाए ये डील कितने में हुई है, तो 5100 करोड़ रुपए में ये डील साइन हुई है। कैपिटल फूड्स जो है, आपने चिंग नूडल्स नाम सुना होगा। तो जो चिंग नूडल्स बेचने वाली कंपनी है वो कैपिटल फूड्स है। तो ये कैपिटल फूड्स 2 इंपॉर्टेंट फूड बेचती है। पहला है ब्रांड चिंग सीक्रेट और दूसरा स्मिथ एंड जोन्स। इसके बहुत सारे मसाले आते हैं। आपने स्मिथ एंड जोन्स के जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया होगा। मैं जब खाना बनाता हूं तो इसका यूज करता हूं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इसे यहां पर एक्वायर कर लिया है। अभी ये 7वीं ऐसी कंपनी हो गई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की हम बात कर लें तो टाटा ग्रुप की 7वीं ये कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। टाटा ग्रुप की बात करें तो 1868 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में है और यह एक प्रकार की निजी व्यावसायिक कंपनी है। 50 से अधिक देशों में इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। जमशेद जी टाटा आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसके संस्थापक हैं। रतन टाटा इसके चेयरमैन हैं, एमिरेटस चेयरमैन हैं। इसके वर्तमान जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है और आप इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो फिर से बता दूं कि शाम को 7 बजे एकदम जीरो से हीरो क्लास चल रही है मैथ्स की। 7 से 8 बजे अयाज सर आपको पढ़ाते हैं। आप जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए शाम को 7 से 8 बजे। फिर 8 से 9 क्लास होती है आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास आपकी होती है। और 9 से 10 आपकी जीके की क्लास होती है जिसमें सभी विषय के 10,000 प्रश्न कराए जा रहे हैं, राजेश सर करा रहे हैं। फिर भी आप क्लास का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो ये तो गलत बात है। ठीक है, हमने आपके लिए पूरा यहाँ पे टीम लाए हैं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सके, आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेडरिक एक्स किस देश के हाल ही में राजा बने हैं? फ्रेडरिक एक्स हैज बिकम द किंग ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेडरिक एक्स जो राजा बने हैं डेनमार्क के राजा बने हैं। किसके राजा बने? डेनमार्क के राजा बने फ्रेडरिक एक्स।
तो डेनमार्क की जो रानी है इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। उन्होंने अपने जो राजगद्दी है, जो उनका थ्रोन है, उसे एब्डिकेट किया है, राजगद्दी को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, तो मार्गरेट द्वितीय के जो बेटे हैं और युवराज हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक डेनमार्क। यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रेडरिक डेनमार्क को। तो ये नाउ ही इज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क कहां पे लोकेटेड है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। डेनमार्क के नीचे आप जर्मनी देख रहे हैं, ऊपर नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, इधर आप देखिए पोलैंड है। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन है। इसके प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है और डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी यूज होती है, यूरोपियन कंट्री है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां पर रखी गई? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लेड? तो दोस्तों कहां पे? गुवाहाटी में आधारशिला रखी गई। कहां पर? गुवाहाटी में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, यहां पर इसके जो मंत्री हैं वो है आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गुवाहाटी में अजारा जगह पर, कहां पर? अजारा गुवाहाटी में आधारशिला रखी गई है। और ये 53.89 करोड़ की जो परियोजना है और इसकी मदद से यहां पर क्या किया जाएगा? होम्योपैथी से इलाज किया जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी में केंद्रीय आयुर्वेद जो अनुसंधान संस्थान में आयुष के लिए पंचकर्म ब्लॉक होगा, फार्माकोलॉजी में और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे असम की बात कर लेते हैं। तो असम की जो कैपिटल आप यहाँ पे असम देख पा रहे हैं। असम एकमात्र ऐसा राज्य जो 7 स्टेट से घिरा हुआ है, अपनी 6 बहनों से घिरा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इधर पश्चिम बंगाल से। ठीक है, दिसपुर इसकी राजधानी, हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की मुख्यमंत्री है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है राइनोसोरस। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। दिसंबर 2023 में भारत की जो खुदरा महंगाई, इसे हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन यहां पर कितना पहुंच गया है? तो अभी मैक्सिमम है, अब तक के सर्वोत्तम पोजीशन पर है, सबसे ज्यादा मतलब महंगाई अभी अपने चरम सीमा पर है। तो भारत की खुदरा महंगाई 5.69% चल रही है। और ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, यहां पर इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो खुदरा जो मुद्रास्फीति है दिसंबर में 5.69% बढ़ गई है, नवंबर में 5.55% थी। तो अभी तक ये उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब आई समझते हैं कि खुदरा जो महंगाई होती, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। आप यूं समझे कि आपने कोई सामान जनवरी महीने में 100 रुपए का खरीद लिया और ठीक अगले महीने फरवरी में वो 110 रुपए का हो जाए, तो आपको 10 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इसे कहते हैं महंगाई, यानी आपकी कीमत में इजाफा होना, उसी प्रोडक्ट का जो पैसा है आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, इसे रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं ट्रिपल आर सेशन में। ट्रिपल आर सेशन में क्या करते हैं आप सभी को पता है, पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। मैंने इस क्लास को एक कंप्लीट पैकेज बनाया ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, पुराना भी आपका रिवाइज होता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी को यहां पर सम्मानित किया गया। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी गई? फाउंडेशन स्टोन ऑफ सैक्रिफाइस पिलर हैज बीन लेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में आधारशिला रखी गई। किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में यहां पर इसे स्टार्ट किया है। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनाई गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष मामलों की निदेशक यहां पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है आरती हुल्ला मैनी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। हेमिस मठ महोत्सव कहां मनाया गया? लद्दाख में हेमिस मठ महोत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नॉन केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। पीएम
यहां पर इसके तहत जो गैर रासायनिक उर्वरक है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये इससे रिलेटेड है। दोस्तों 13 जनवरी के करंट अफेयर्स का यहां पर मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। 13 जनवरी को सैटरडे था और कल था संडे, तो कल संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अभी जाइए पढ़ के आइए। आइए देखते सबसे पहला क्वेश्चन सैटरडे का। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो इसरो को यहां पे चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग, आपके आंसर कमेंट बॉक्स पे रुकने नहीं चाहिए। यूपीएससी के सदस्य हाल ही में कौन अपॉइंट हुए? शीलवर्धन सिंह अपॉइंट हुए। किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है? तो इमरजेंसी लगी है पापुआ न्यू गिनी में। मालकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया। विनु का निधन हो गया, वह कौन थे? तो विनु फिल्म निर्माता थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। यूनाइटेड कप टेनिस का कप है 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जर्मनी ने जीता। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। सीआरई के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बर्नीहाट है जो कि मेघालय राज्य में है। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो ये सऊदी अरब के हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार किस साल तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी? 2028 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी। दोस्तों साइंस से संबंधित यहां पे ल्यूसेंट जीके को कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। मैं लास्ट में इसलिए जीके का आपको डोज देता हूं ताकि आप जो है आपका नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़े, बूस्टर मिलता रहे। जीव विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है? अरास्तु। और जूलॉजी के भी फादर है अरास्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। वर्गकी का जनक कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो यह है लीनियस, कैरोलस लीनियस है। सिस्टमा नेचुरी इन्होंने पुस्तक लिखी है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक है, जेनेटिक्स के फादर हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस है। दोस्तों 15 जनवरी का क्लास आपने बहुत अच्छे से कवर किया। अब आखिरी में मैं डेली टेस्ट लेता हूं ताकि ये पता चल सके कि आपने क्लास को कितने ध्यान से सुना है। तो आपका आखिरी में 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। आइए देखते हैं आपने कितना स्कोर किया। ल्यूक फ्रीडन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन है। ताइपे किस देश की राजधानी है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो जोहानसबर्ग में इसका आयोजन किया गया। दिदिर सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वेस्ट बंगाल में की गई। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था एसटी/एससी को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, तो योग्य श्री योजना के तहत एसटी/एससी छात्रों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। चिराग योजना की शुरुआत कहां पर हुई है? हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में चंदोली उद्यान है। संजय जो राष्ट्रीय पेंच भी कहां पर है? भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो असम राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के पीएम हैं? तो डेनमार्क के पीएम हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। दोस्तों आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, आज का क्वेश्चन है लाई चिंगते किस देश के प्रेसिडेंट बने? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आज का एक सवाल भी है आप लोगों को, नहीं यही बस है सवाल, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों ईयरली ई बुक लॉन्च हो चुकी है। अभी फिर से बता दूं, आप बार बार कमेंट बॉक्स पे पूछ रहे थे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का, आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और नवंबर महीने की मंथली बुक भी यहां पर आ चुकी है, दिसंबर महीने की हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे पूरा कवर किया है। और स्टडी कर एप्लीकेशन पर ई बुक सेक्शन पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको मैराथन क्लास की पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ल्यूसेंट जीके की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम और 2023 की ईयरली ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध कराई गई है।
राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको भी पीडीएफ मिलती है, वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। और दोस्तों क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज से आपका एप्लीकेशन पे टेस्ट अपलोड होने लगेगा और कल से आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। वापस से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर आपकी टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट प्लस मॉडर्न इंडिया हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से मॉडर्न इंडिया। और 1857 की क्रांति पढ़ लीजिएगा। आपका टेस्ट होगा आज 11 बजे और कल आपके रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। डेली मैं आपको टॉपिक दे दिया करूंगा, ठीक है। आप मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक प्रकार से शक्ति दी है, बस आपको एहसास नहीं अपनी शक्तियों का। जिसे एहसास हो जाता है वो कुछ अलग कर जाता है। आपको भी आज महसूस करना होगा कि भगवान ने वो सब कुछ दिया है जिसके लिए आप काबिल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आयाज सर की क्लास शाम को 7 बजे है, 8 बजे रीजनिंग की क्लास है, 9 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है। सारे टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप उनके साथ जुड़िए इस मुहिम में और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए।